सरदार मलिक असद सिकंदर साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं आपने मुझे इजाज़त दी कि मैं बजट पे बात कर सकूं। कुछ बातों पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पिछली बजट जब हुई, यहाँ वज़रा साहबान जो हैं वो सीरियस तो हैं नहीं कि कोई नोट करें। जो हम तजावीज़ यहाँ देते हैं कम से कम उनको नोट किया जाए तो हमें पता चले कि हमने अपने हल्के की बात की है, उसका कोई जवाब मिल सके। जैसे पिछली दफ़ा मैंने 2 बातें कही थी, एक आरबीओडी के सिलसिले में जो कि हमारे लिए एक जहर बनता जा रहा है। वहाँ से जो मंदसौर से गंदा पानी आता है वो दरिया से घूमता हुआ पूरा केबी फीडर से होते कराची तक जाता है, उसमें सिर्फ जहर ही जहर है। सर, ये मैंने अपने लिए बात नहीं की थी, मैंने ये बात जो की थी वो गरीब लोगों के लिए की थी, को मैंने अपने मफाद के लिए नहीं की थी। मैं आज भी उस बात पे कायम हूं। उसका कोई भी जवाब इस बजट में भी नहीं आया। इसका मतलब है हम एमएनएस तो जीत के तो आते हैं मगर यहां हमें कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तो कम से कम यहां पे वजीर साहबान को सीरियस होना चाहिए, इस चीज को नोट करना चाहिए, क्योंकि आप स्पीकर हैं, आप इनको कहें कि ये नोट करें, क्योंकि हमें किसी का भी जवाब नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि मैंने एक टेलीग्राफ, हमारा इलाका है टेली कम्युनिकेशन से उसका ताल्लुक है, उसके बारे में मैंने बात की थी पिछले सेशन में। इसी बजट के दौरान 1 साल गुजर गया, कोई जवाब नहीं आया। अलीम खान साहब यहाँ मौजूद थे, उसको मैंने फाइल दी कि उन गरीब लोगों को अलाटमेंट की जाए जो 100 साल से अपने उस क्वार्टर्स में बैठे हुए हैं और खाली जमीन पड़ी हुई है टेली कम्युनिकेशन की, उसको ऑक्शन किया जाए, और उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। बड़े मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मुझे दुख से यह कहना पड़ता है कि हम पार्लियामेंट में जीत के तो आते हैं। मैं अपने हल्के वालों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे वोट दे के यहाँ मुझे कहा कि आप जाएं और हमारी नुमाइंदगी करें, और हम यहाँ नुमाइंदगी करते हैं तो वहां से कोई जवाब आता ही नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं है। इस बात पे हमें बहुत दुख हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप, हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस मामले को सीरियस लें। ये लोगों के मसले हैं। अब जैसे मैंने एक बात, मैं आपको फिर एक नई बात बताऊं कि एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। वो ट्रीटमेंट प्लांट क्या है कि एक गंदा पानी इंडस्ट्रियों का वो केबी फीडर में जा रहा है जो कि जहर है, और वो ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बिल्कुल नाकारा है, और ना तो उसको एनवायरमेंट वाले देखते हैं और ना तो उनको कोई और गवर्नमेंट देखती है। सिंध गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए। हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक रूलिंग दी हुई है कि इसको चलाया जाए वरना लोग मर जाएंगे। मैं अभी भी विजिट करा सकता हूं कि वहां के लोगों के साथ हालत बुरी है। खुदारा हमारी बात को देखा जाए और इसको समझा जाए, इसको सीरियस लिया जाए। कोई भी सीरियसनेस यहां मुझे नजर नहीं आती। मुझे उम्मीद है कि ये लोगों के भलाई के काम है, लोग मर रहे हैं। और मेरी दूसरी गुजारिश ये थी कि खीरतर नेशनल पार्क, सर खीरतर नेशनल पार्क इस वक्त दुनिया का 10वें नंबर पे है। पाकिस्तान की कोई तवज्जो नहीं है और ना हमारे गवर्नमेंट की कोई तवज्जो है, ना कोई सूबाई हुकूमत की तवज्जो है। अगर तवज्जो दी थी तो जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम पे मुमताज अली भुट्टो ने एक नहीं दी थी, सीएम ने, उसके बाद किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज उस नेशनल पार्क का ये हाल है कि वहां वुड कटिंग हो रही है और वहां दरख्त काटे जा रहे हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं हो। सर, दुख की बात है कि वहां से अमेरिकन आते हैं, टर्की से लोग आते हैं, ब्रिटिश लोग आते हैं, आपको सब पता है, मगर हालत यह है कि उसके लिए व्हीकल्स नहीं है, कोई एफआईआर नहीं होती है। सर, ये ठेका सिर्फ मलिक असद सिकंदर उसके खानदान ने नहीं उठाया, ये ठेका जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए, या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, और ये सिंध वाइल्ड लाइफ को देखना चाहिए। कोई तवज्जो नहीं है, व्हीकल्स खराब हैं,
आज भी अगर खुदा की कसम ये अगर मेहनत करें, कुछ खर्चा करें, तो चौथा नंबर उसको अभी भी दुनिया में मिल सकता है। दुनिया वाले उसके लिए मरते हैं और हम अपनी चीजों को बिगाड़ने के पीछे। सर, ये असासे हैं इस मुल्क के, इन असासों को हमें देखना चाहिए। अगर हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? तो मैं खुदारा ये रिक्वेस्ट करता हूं फेडरल गवर्नमेंट से कि खुदारा इस चीज को देखा जाए। सर, चौथी मेरी बात ये थी कि एक हमारे पास तो दरवाज डैम बन गया, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया, बड़ी मेहरबानी। पानी हम देते हैं, जामशोरों वाले, फायदा ठट्टों को होता है, ठट्टा को अच्छी बात है, वो भी हमारे भाई हैं। मगर मैं तो कहता हूं दाऊद डैम को बनाया जाए। अगर दाऊद डैम बनेगा तो जामशोरों को फायदा होगा, जामशोरों के लोगों को फायदा होगा। मेहरबानी करके इसको भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू इस डैम को भी देखा जाए। अगर इस डैम को ये बनाएंगे तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की। सर, थोड़ा इनको सीरियस करवाएं, थोड़ा 2 मिनट। जी, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। सर, इस बात की मुझे खुशी है कि हमारे बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी साहब और आसवा बीबी, जिन्होंने गिलगित इलेक्शन में जो कामयाबी हासिल की है, बड़ी तारीखी कामयाबी हासिल, और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की, क्योंकि बीबी के बाद बीबी के विजन को आगे लेके चल के, नहीं तो बातें तो ये भी हो रही थी कि मीडिया ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सूबे तक है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रूव हुआ है। इस दफा जो मेहनत की गई, कहते हैं कि वो कौमें कामयाब होती हैं जो अपना वजूद तस्लीम कराती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वजूद तस्लीम करवाया, और ये वजूद जो तस्लीम करवाया, ये क्रेडिट आसवा बीबी को भी जाता है, बिलावल भुट्टो को भी जाता है, आसिफ जरदारी को भी जाता है, जिसने बेनजीर के विजन को आगे चल के और कामयाबी मिली, और ये खुशी की बात। सर, ईरान वाला पहली दफा मीडिया वालों ने यह तस्लीम किया। सुहेल वड़ाइच की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी और उसके मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने पहली दफा यह माना कि वाकई ये इलेक्शन सही हुए। उसके बाद हमारे मुस्लिम लीग वालों ने उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये इलेक्शन सही हुए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छी इलेक्शन लड़ी, उन्होंने अच्छी कैंपेन, हमसे अच्छी कैंपेन की। इसका मतलब है कि हमारे लीडरान ने इस दफा मेहनत की है, जिनका उनको सलाह मिला है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी आगे भी इसी तरह कामयाब होती रहेगी, न बल्कि सिंध में बल्कि पंजाब में, सरहद में, सभी सूबों में कामयाबी हासिल करेगी, और ये बेनजीर भुट्टो का विजन जो है उसको आगे ले चल के इसको कामयाब करेंगे। सर, जहां तक ईरान की बात है, जो ईरान का मसला है, एक बड़ा कशीदा मसला था इस खित्ते में। ये खित्ता पूरा लपेट में था दहशतगर्दी के, और बड़े रॉकेट चल रहे थे, बड़े मिसाइल चल रहे थे, और मैं अपनी गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करूंगा, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आसिफ अली जरदारी साहब को, और बिलावल भुट्टो को, और ख़ास तौर पे इस मामले में आर्मी चीफ का जो किरदार रहा है। जी, मलिक असद साहब। सर, ईरान का जो ये मसला था, इस खित्ते में जो अमन नहीं था, इसमें मैं ख़ास तौर पे आर्मी चीफ की बात ना करूं तो गलत होगा, क्योंकि आर्मी चीफ ने जो किरदार अदा किया, जिस तरीके से, अगर काश पहले आर्मी चीफ भी ऐसा किरदार अदा करते। इस दफा जो पाकिस्तान की पोजीशन सारी दुनिया में जो रूनुमा हुई है, यह क्रेडिट सारा हमारे फील्ड मार्शल को जाता है। सर, ये वक्त भी उस टाइम पे आ गया था, एक ऐसा टाइम भी आ गया था बीच में, ऐसे हालात भी हो गए थे
जहां पे नेतन्याहू ने और ट्रंप ने एक नई बात डाल दी कि तस्लीम किया जाए इजराइल को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्मी चीफ ने बड़ी समझदारी से और हमारे लीडरान ने खास तौर पे फील्ड मार्शल और सऊदी अरब और कतर और टर्की ने जिस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात में सुरखरू हुए, हमने इजराइल को तस्लीम नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस चीज में कामयाब हुआ और आज वो 19 आज के डे पे वो मुआहदा तय पा गया। ये सारा क्रेडिट जो है इस गवर्नमेंट को जाता है। मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है और इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान माशी तौर पे जो काफी पीछे चला गया था, जो लैंडिंग कर बैठा था, अल्हम्दुलिल्लाह इस कोशिशों से मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल आगे जो मुझे नजर आ रहा है 27-28 में इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो टेक ऑफ करेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा और पाकिस्तान कामयाब रहेगा। अगर यही पॉलिसीज रही तो पाकिस्तान और कामयाब रहेगा। मैं अपनी तकरीर खत्म करने से पहले एक शेर कहूंगा, तारे तो बहुत हैं आसमान पे, मैं चांद जैसा कोई नहीं, इस जहां में लोग तो बहुत हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। इंशाल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहेगा। थैंक यू। शुक्रिया।